मालकन मुझे 4 लाख महीने का दे, रोटी कपड़ा मकान सब मालकन के जिम्मे था। मैं दिलो जान से फिर मालकन की काम करता, लेकिन एक रात अरबी मालकन ने मुझे अपने घर रोक लिया। वजह पूछी तो कहने लगी जरूरी काम है। मैं भी मालकन के पैसे हलाल करने को रुक गया। रात हुई तो होश उड़ गए कि मालकन मैं खाना काबा के सामने घुटनों के बल बैठा दोनों हाथ फैलाए ज़ारो कतार रोते हुए दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह मुझे नौकरी मिल जाए, चाहे वो जैसी ही क्यों ना हो। लेकिन अब मुझसे ये फाका कशी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी आंखों से आंसू बह रहे। पिछले 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था और अब मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ नौकरी तलाश रहा, लेकिन अभी तक मुझे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। हालांकि मैं अच्छा खासा तालीम याफ्ता था, लेकिन मुझे यहाँ कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। जितने पैसे मैं पाकिस्तान से लाया था वो सब 1 महीने में खत्म हो गए थे और इसके बाद मेरा ये हाल था कि मैं रात खाना काबा के सहन में ही गुजारता था और दिन भर नौकरी की तलाश में चला जाता। पहले तो मेरी कोशिश ये थी कि मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, लेकिन इसके बाद फिर ये ख्वाहिश थी कि मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए मैं कर लूंगा, लेकिन कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार ही ना था। आज भी मैं एक होटल के पास से गुजर रहा था जहाँ लोग किस्म किस्म के खाने खा रहे थे। वो सब देखकर मेरी भूख चमक उठी। शीशे के अंदर से बैठे लोगों को बड़ी ललचाई हुई नजरों से खाते हुए देख रहा था और भूख से मेरी ये हालत थी कि लगता था कि अगर मुझे खाना न मिला तो मैं मर जाऊंगा। मैं इस रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मेरे कपड़े मैले कुचैले हो रहे थे। मेरे होलिये से मैं कोई फकीर ही लग रहा था। मुझे देखकर वेटर ने फौरन से मुझे धकेला था। कहने लगा बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ मांगने वालों का दाखिला मना है। मैं कहने लगा मैं कोई फकीर नहीं हूँ, आप मुझसे जो चाहे काम करवा लें, बेशक बर्तन धुलवा लें, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दें। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने हाथ जोड़कर उस वेटर की मिन्नत समाजित की थी, लेकिन उसने मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था। वहाँ से पैदल चलते चलते अपने बहते आंसुओं के साथ में बेबसी से खाना काबा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ फैलाकर बाबा से बुलंद हिचकियों से रोते हुए कहने लगा कि अल्लाह मुझे मौत दे दे या फिर मेरा रोटी रोजी का कोई बंदोबस्त कर दे। मुझसे अब ये भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर खुदकुशी हराम न होती तो यकीनन मैं कर चुका होता। ज़ारो कतार रो रहा था। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मुझे कौन देख रहा है और मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अभी मैं अपने रब से यही बातें कर रहा था कि जब मुझे अपने कांधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। जब मैंने पलटकर देखा तो वो एक बुर्के और नकाब में मलबूस खातून थी और मुझे देखकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। कहने लगी तुम्हें नौकरी चाहिए। मैंने अपने आंसू अपने हाथ की पुष्ट से साफ किए और खड़ा हो गया। मुझ में इतनी भी हिम्मत न थी कि मैं उसे लफ्जों से जवाब देता। मैंने इस बात में सर हिलाकर इकरार किया था। वो कहने लगी जो काम कहूंगी कर दोगे। मैंने कहा आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे नौकरी पर रख लें। वो मुझसे कहने लगी कि ठीक है तुम मेरे साथ आओ। मैं फौरन से के साथ चलने लगा। कुछ ही दूर में रोड पर उसकी गाड़ी खड़ी थी जिसके अंदर ड्राइवर भी मौजूद था। गाड़ी के पिछले नशिस्त पर बैठ गई और मुझे आगे बैठने का इशारा किया। ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। 20 से 25 मिनट की मुसाफत के बाद गाड़ी एक घर के सामने खड़ी हुई थी। वो एक छोटा सा बंगला नुमा घर था। ड्राइवर ने गाड़ी बाहर ही पार्क की थी। पार्किंग एरिया बाहर बना हुआ था। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से उतरा उसने चाबी मालकन को पकड़ा दी। मालकन ने कहा ठीक है तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जा सकते हो। ये सुनते ही वो वहाँ से चला गया। उस मालकन ने मेरे सामने अपने घर का ताला खोला। घर में उसके और मेरे अलावा इस वक्त और कोई नहीं था। जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुआ सामने लाउंज था और लाउंज में ही एक कोने में किचन बना हुआ था। वो मुझसे कहने लगी कि क्या कुछ खाना है तुम्हें भूख लगी है। उस वक्त मेरी भूख से बुरी हालत थी। मैंने कहा जी हाँ जो है मुझे फौरन खाने को दे दें। अगर 2-4 दिन का पुराना बासी भी है तब भी मैं खा लूंगा। और ये मेरी भूख की शिद्दत की आखिरी हद थी कि मैं बासी खाना खाने को भी तैयार हो गया था। मुझे याद आने लगा कि पाकिस्तान में मैं अपनी वालदा को खाने के मामले में कितना परेशान करता था। जब भी वो भिंडी या टिंडे या सब्जी दाल मेरे सामने रखती तो मैं झट से प्लेट पीछे को धकेल दे। कहता अम्मा आपको बस यही चीजें मिलती हैं पकाने के लिए। वो कहती थी कि तुम्हारी नौकरी भी अभी नहीं लगी और तुम्हारे वालिद की पेंशन से पूरा महीना मुझे गुजारना होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं मुंह बनाकर बैठ जाता था कि ठीक है मुझे कुछ नहीं खाना, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मैं जानता था कि मेरी माँ को कभी भी चैन नहीं मिलेगा अगर मैं भूखा लेट गया तो, इसलिए वो अपने कमरे में जाती और मुझे 200-300 रुपए लाकर पकड़ा देती। कहती ठीक है जाओ अपनी मर्जी से खाना खा लो, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हें नौकरी जल्द अज जल्द मिल जाए। मैं कहता अम्मा मैं रोज शहर जाता हूँ नौकरी ढूंढने, अब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ। मैंने BBA की तालीम मुकम्मल की थी और मैं चाहता था कि मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी फर्म में लगे। अव्वल तो मेरी नौकरी कहीं लगती नहीं थी और अगर लग भी जाती तो वो मेरे मयार की ना होती, इसीलिए मैं उस नौकरी को फौरन से छोड़ कर आ जाता। मेरी वालिदा मुझे इस बात पर बहुत डांटती थी कि तुम थोड़े से ही इब्तिदा करो, शायद अल्लाह तुम्हारे काम को बढ़ा देगा, बरकत भी डाल देगा। तुम 20,000 की नौकरी छोड़ आए, जानते हो कि 20,000 में हमारे हालात कुछ तो बेहतर हो सकते हैं। मैं अम्मा से कहती थी मुझे ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहुत बड़े फर्म में नौकरी लग जाए जहाँ की तनख्वाह लाखों से शुरू। पाकिस्तान में भी जूतियाँ घसीटते घसीटते 1 साल गुजर गया था, लेकिन मुझे मेरे मतलब की नौकरी नहीं मिली थी। इसलिए मैंने अपनी
अपनी अम्मा का सारा जेवर बेचा और सऊदीया में आ गया कि यहाँ मैं अच्छा कमाऊंगा और अपनी वालदा को भी खर्चा भेजूंगा। मैं तो अपनी माँ को ये आस दिलाकर आया था कि जैसे ही मेरा काम सऊदीया में सेट हुआ मैं उन्हें भी वहाँ बुला लूंगा। इस बात पर वो भी बहुत खुश थी, लेकिन 2 माह से यहाँ भी मुझे मुसलसल नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था। रबी खातून मुझे नौकरी देने को तैयार था। अपने लबो लहजे से ये मुझे अरबी लगती थी। अब तक मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था। इसने मेरे सामने पुलाव रखा। मैंने फटाफट से खाना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद ये खाना नसीब हुआ था। मैं बहुत उजलत से खा रहा था, साथ साथ पानी भी पी रहा था। काफी दिनों बाद मैंने सैर होकर खाना खाया। वो मालकिन मुझे मुसलसल देख रही थी, शायद मेरे यूं खाने पर मुझे देख रही थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे तो अपना पेट भरना था। ये 3 दिन से भूख की वजह से मुझे दुहाइयां दे रहा था। फिर वो खातून मुझसे कहने लगी कि तुम सामने कमरे में आज रात सो जाओ, मैं तुम्हारा बाकायदा इंतजाम कर दूंगी। मैं फौरन से उसके कमरे में चला गया, पंखा चलाया और बेड पर लेट गया। काफी दिन से मैं सही से सो ही नहीं पाया था, इसीलिए मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा नौकरी का पहला दिन था। मैं अब तक सो रहा था। मैं कमरे से बाहर आया तो वो अरबी मैडम अब भी नकाब में ही थी और मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैं फौरन से सामने सोफे पर बैठ गया। वो कहने लगी, मैंने अपने ड्राइवर से बात कर ली है, रात को तुम उसी के घर जाकर सोया करोगे और खाने पीने का भी तुम्हारा इंतजाम कर दूंगी। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, काम की नौयत क्या है? तो कहने लगी, जो मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसी शर्त पर लाई हूँ। मैं कहाँ इनकार कर सकता था। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप बेहतर समझती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे क्या तनख्वाह देंगी? जो तनख्वाह उसने मुझे बताई मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। वो मुझे इतने रियाल देने के लिए तैयार थी जो कि पाकिस्तानी 4 लाख बनते थे। ये सुनकर तो मैं दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे काम क्या लेने वाली है। बहरहाल कुछ देर बाद ड्राइवर भी आ गया और मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा, जी हाँ, मुझे ड्राइविंग आती है। उसने अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी इसके हवाले कर दो और मुझे एक मोबाइल फोन दिया। कहने लगी, मैं तुम्हें अपना हर काम इसी फोन पर बताऊंगी और तुम वो कर देना। मैंने कहा, जी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। जो भी काम होता वो मुझे फोन पर बता दिया करती और मुझे गाड़ी लेकर वहीं पहुंचना होता था। ज्यादातर मैं एयरपोर्ट से मालकिन के बताए पैसेंजर लेता था और उन्हें मालकिन के ही बताए हुए पते पर छोड़ देता था और ज्यादातर पाकिस्तानी मर्द और खवातीन होते थे। उनके साथ छोटे छोटे नामालूद बच्चे भी होते थे और कभी 1-2 साल के बच्चे भी। मैं अभी तक इस अरबी मालकिन के काम की नौयत को समझ नहीं पाया था, लेकिन ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन एक बार जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मैं शशतर रह गया। वो मंजर देखकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया। मेरी मालकिन जो भी काम कर रही थी मुझे लगा जैसे वो नाजायज और गलत है, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास बाकायदा कोई सबूत नहीं था। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जो तनख्वाह अपनी वालदा को भेज रहा हूँ हलाल कमाई की हरगिज नहीं है। अब मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था। अगर मैं अभी छोड़ देता तो करता क्या? मैं शशोपंज में मुब्तला था। कभी ये सोचता कि आज तक मेरी माँ ने मुझे कभी हराम का नवाला तक नहीं खिलाया। वो खुद भी कपड़े सीकर मेहनत करती थी और मेरे वालिद की वफात के बाद उनकी पेंशन में ही गुजारा करती थी। जैसे तैसे गुजारा तंगी बर्दाश्त करके करती, लेकिन कभी भी हराम काम की तरफ नहीं आई थी। और मेरी अरबी मालकिन पिछले 3 माह से ये काम मुझसे करवा रही थी जो जायज नहीं था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो चुकी थी। पहले तो मैं इस काम से नावाकिफ था, इसलिए मुझे वो काम करने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन जो मंजर मैंने आज देखा था मैं सोच में पड़ गया था क्या कर। एक तरफ मेरी मजबूरियां थी और दूसरी तरफ अरबी मैडम मुझे अच्छे खासे पैसे दे रही थी जो मेरी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी बचत की सूरत में मुझे मिल रहा था। दिमाग मुझे ये कह रहा था कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम गरीब हो, मजबूर हो, बेबस हो, तुम्हें जो काम मिल रहा है चुपचाप करते रहो, बाद में अल्लाह से माफी मांग लेना। लेकिन फिर मेरा दिल मुझे ये कहने लगा कि नहीं, छोड़ दो ये काम, वरना तुम बुराई की दलदल में फंसते चले जाओगे। मैं अपने अंदर चिड़ी जमीर की जंग में उलझ कर रह गया था। मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी अरबी मालकिन मेरा पासपोर्ट ले चुकी थी और 1 साल का मैं एग्रीमेंट भी कर चुका था कि मैं वो सब करूंगा जो मुझे कहेगी। अगर मैं उससे बात करता तो वो साफ कह देती कि तुम इस बात पर राजी थे। समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। पहले तो मैं काम की नौयत से वाकिफ नहीं था, लेकिन अब तो मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी मालकिन कितनी तेज और होशियार हो। चालाकी से वो मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल अब मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे अपनी मालकिन के इस काम से अपनी जान छुड़वाऊं, क्योंकि अगर मालकिन पकड़ी जाती तो मैं भी उसके साथ ही जेल में जाता। मैं इसी शशोपन में मुब्तला था कि क्या करूं और क्या न करूं। पूरी रात मेरी करवट बदलते गुजरी थी। मैंने अपने बराबर वाली चारपाई पर देखा था दूसरा ड्राइवर बेखबर सो रहा था। वो भी सर्बी मालकिन के काम की नौयत जानता था, लेकिन उसे सिर्फ पैसे से गर्ज था। हालांकि पहले भी मैंने से कई बार ये पूछा था कि मालकिन क्या काम करती है और पाकिस्तानी लोगों को यहाँ बुलाकर क्या काम देती है। मेरी इस बात पर उसने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, 4 लाख छोटी रकम नहीं होती। आम खाओ, गुटलियां गिनने की कोशिश मत करो। पैसे मिल रहे हैं ना, जिससे
जिससे तुम्हारे और तुम्हारे घर की जरूरियात पूरी हो रही हैं। बस इतना काफी है। अगर तुमने अरबी मालकन के काम की नौइयत को सोचना और समझना शुरू किया तो वो तुम्हारे साथ जो करेगी तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें वहाँ जाकर मारेगी जहाँ तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। बेहद परेशान होकर रह गया था मैं, क्योंकि मेरा दिल अब इस चीज के लिए आमादा ही नहीं था। मैं जानबूझकर हराम के नवाले अपने अंदर नहीं उतार सकता था। अगले रोज मालकन ने मुझे फिर से एयरपोर्ट जाने के लिए कहा तो मेरी गाड़ी में जो पैसेंजर बैठे थे मैंने उन्हीं से सवाल किया कि यहाँ क्यों आते हैं। मुझे वो 4 औरतें और एक मर्द था। मर्द मेरे साथ बराबर वाली सीट पर बैठा था। कहने लगा तुम्हें इससे क्या मतलब कि हम क्यों आते हैं। मैंने कहा जिस काम के लिए आप लोग यहाँ आते हैं आप जानते हैं कि इस काम की इजाजत यहाँ की हुकूमत की तरफ से बिल्कुल नहीं है। इस काम की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, हमारा मुल्क का नाम डूब रहा है। वो कहने लगे अपने काम से काम रखो, हमें ज्यादा कानून मत पढ़ाओ। वो शख्स काफी तपा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे मुकर्रर जगह पर उतारा कुछ देर बाद ही मैडम का बड़े गुस्से से मुझे फोन आया। कहने लगी फौरन से मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं समझ गया था कि उस शख्स ने मैडम के कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं। जैसे ही मैं मैडम के घर पहुंचा वो काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। कहने लगी कि ये तुम क्या मेरी तफ्तीश करते फिर रहे हो, कभी ड्राइवर से तो कभी उन लोगों से, क्या सुनना चाहते हो तुम। मैंने कहा मालकन जिन लोगों को मैं यहाँ पर लाता हूँ वो लोग यहाँ आकर भीख मांगते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये पाकिस्तान से खास तौर पर यहाँ भी मांगने के इरादे से जाते हैं, लेकिन यहाँ की हुकूमत समझती है कि वो उम्रे के लिए आए हैं। यहाँ की हुकूमत ऐसी कोई इजाजत नहीं देती पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर भीख मांग कर पैसा कमाएं। वो कहने लगी तुम 2 महीने तक धक्के खाते रहे, क्या तुम्हें यहाँ नौकरी मिली। शायद तुम अपना वक्त भूल गए। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जो काम कहूंगी तुम वो करोगे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा पेट खाली था, तुम भूख से मर रहे थे, अपने लिए मौत की दुआ मांग रहे थे, इसलिए तुम्हारे लिए सब कुछ जायज था। तुमको कुछ भी करने के लिए तैयार थे और आज जबकि अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारे अंदर दीनदारी जाग उठी है। मेरी अरबी मालकन पाकिस्तान से ऐसे लोगों को उम्रे पर बुलाती जो कि पाकिस्तान में गदागरी माफिया चला रहे हो। जाहिर वो लोग उम्रे और हज के लिए यहाँ पर आते थे, पर असल में वो यहाँ पर भीख मांगते थे। वो पैसा इकट्ठा करते, वो सारे का सारा पैसा मेरी मैडम को मिलता था। इसमें से कुछ पैसा वो उन लोगों को देती थी और बाकी अपने पास। हालांकि सऊदी हुकूमत में ये सब चीजें मना। कहने लगे तुम्हारी जबान किसी के सामने खुली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं खामोश हो गया। वो कहने लगी अब तुम ड्राइवर के साथ नहीं सोगे, बल्कि आज रात मेरे ही घर में सोगे और अब तुम मेरी नजरों के सामने रहा करोगे। शायद वो मेरे इरादे भाग गई थी। मैं उस दिन उसके घर पर ही सो गया। रात के पहर मेरी आंख खुली तो मैं उठकर खामोशी से अपनी मालकन के कमरे में आ गया। मुझे हर कीमत पर अपना पासपोर्ट हासिल करना था और यहाँ से भागना था। मैं ये नाजायज काम नहीं करना चाहता था, न ही इस काम का हिस्सा बनना चाहता था। मेरे पास क्लोरोफॉर्म से रचा बसा रुमाल मौजूद था। अपनी मालकन की नाक के करीब किया, वो बेहोश हो गई। मैंने उसके पूरे कमरे की तलाशी ली तो मुझे मेरा पासपोर्ट मिल चुका था। मैं वहाँ से भाग गया और अगले ही रोज अपना टिकट कटवाकर पाकिस्तान आ गया। यहाँ आकर मैंने नौकरी तलाश की जो कि बहुत कम तनख्वाह की थी, लेकिन हलाल थी। हलाल रोजी की कदर मैंने अब जानी थी। अपनी माँ की भी बातें मुझे अब बुरी नहीं लगती थी और ना ही दाल और सब्जी।